नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बीपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को लेके आया हूं, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये 25 क्वेश्चन का आपका डेली का सीरीज होगा। तो हम लोग जो होगा पिछले 10 या 8 वर्ष के टेस्ट सीरीज लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सब प्रीवियस ईयर होंगे। तो 8 से जो 10 वर्ष तक के होंगे, जिसमें आप ले लीजिए तो टोटल 8 के हिसाब से लेंगे तो 150 क्वेश्चन प्रत्येक में रहते हैं। तो 8 इस हिसाब से आपका 1200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं जो है लगभग 1000 क्वेश्चंस को करा दूंगा। 1000 क्वेश्चंस को करवा दूंगा, जिसमें आपका रेगुलर एक दिन गैप करके या रेगुलर इसी तरह से 25-25 का सेट आपको आते रहेंगे। तो इसमें बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलरुद्र देश है? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। स्थलरुद्र का मतलब होता है कि जब भी कोई देश होता है उसके चारों तरफ, जैसे कोई देश होता है तो इसके चारों तरफ या तो सागर होना चाहिए या कोई देश से घिरा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग स्थलरुद्र देश कहते हैं। ये यूरोप का भाग है और यूरोप में 17 स्थलरुद्र देश हैं। यदि हंगरी की बात किया जाए तो हंगरी के चारों तरफ से कलम कॉपी आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो आवश्यकता पड़ेगा। हंगरी के चारों तरफ में स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से जुड़ा है। अर्थात हंगरी के ये चारों तरफ ये देश बसे हुए हैं, जिनका नाम क्रम में है स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा। ये देखिए, यदि जैसे कि प्रश्न थोड़ा ये टफ टाइप का पूछ दिया है, यदि आप लिखना चाहें तो एक क्रम में लिख सकते हैं। सबसे बड़ा की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड, 1 नंबर में हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। दूसरा यदि देखा जाए तो आपका न्यू गिनी हो जाएगा, न्यू गिनी। थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो है बोर्नियो एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है वो मेडागास्कर है। तो इस प्रकार से क्रम रहता है। तो मान लीजिए इसमें तो आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सजाना होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीनलैंड का जो एरिया होता है वो लगभग 21,67,086 वर्ग किलोमीटर होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रीनलैंड का देखिए हम एक क्रम यहाँ लिख रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। पहले ग्रीनलैंड का हो गया आपको एरिया 21,67,086 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। न्यूगनी का जो होता है वो 78,06,000 किलोमीटर स्क्वायर। और यदि हम लोग बोर्नियो का बात करें तो 74,330 और मेडागास्कर की बात किया जाए तो 57,80,4,159 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा आंकड़ा किनका आ गया है? तो सबसे बड़ा आंकड़ा देखा जाए तो हमारा बोर्निया का हो गया है। कितना? 74,03,330 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्यीय जलवायु जो है वह जलवायु होता है जो भूमध्य द्रोणी में व्यापक होती है। यह मौसमी परिस्थिति भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एरिडी के अनुसार होती है।
नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र को लेके आया हूं, जिसमें 25 क्वेश्चंस का आपका डेली का सीरीज होगा। ये 25 क्वेश्चन डेली होते रहेंगे और लगभग हम लोग 1100 या 1000 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलरुद्र देश है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो हमारा बोर्नियो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जो है वो आपको पंपास, इसका सही आंसर पंपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल सर्वाधिक उत्पन्न करता है? तो कच्चे तेल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो है वो आपका सऊदी अरब है। ये जो क्वेश्चन का क्रम है, ये क्वेश्चन आपको 64th बीपीएससी का है, 64th बीपीएससी का है। यदि आप लोग सेट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय का पार्ट है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो है? सर्वाधिक ऊंचाई के लिए हम लोग बात करें तो सबसे ऊंचा की बात यदि किया जाए, देखिए एक डुंगरी ला या माना दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जो उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो उस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो 5 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा माना दर्रा। माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, जो जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित भारत और तिब्बत को जोड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, केरेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? आप सभी को पता है कि कश्मीर में आप लोगों के लिए केसर का एक स्थानीय प्रकार है। तो कश्मीर हिमालय में जो है केसर का एक स्थानीय प्रकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, यहाँ देख लीजिएगा नगरीय जनसंख्या होगा, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, जो 2011 का जनगणना है ना, तो भारत का जो कुल जनसंख्या है उसमें जो नगरीय जनसंख्या है उसकी प्रतिशत की यदि बात की जाए तो 31.2% है, 31.2% है। नोट कर लीजिए इसको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68.84% है। जबकि 2011 के जनगणना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 17.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों का जो पुनर्गठन है 1956 ईस्वी में किया गया था, जो मुख्यतः भाषाएं के आधार पर किया गया था, जिसके अंतर्गत नए प्रदेशों का निर्माण, प्रदेश में सीमाओं में परिवर्तन आदि था। यद्यपि वर्ष 1956 में भारत के राज्य की सीमाओं में अतिरिक्त परिवर्तन किए गए। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ईख का उत्पादन ज़्यादा होता है, और ईख का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वो चीनी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान पे है? तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अभ्रक को चमकदार सिलिकेट खनिज के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्रेनाइट और अन्य चट्टान या क्रिस्टल के रूप में एक स्तरित संरचना होती है। चादर अभ्रक में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक देश है, और भारत में सर्वाधिक अभ्रक का जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड में किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में भारतीय राज्य के रूप में बिहार उभरा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को शाही दरबार दिल्ली में लगाया गया। तो वहाँ की रानी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल से जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र थे, तो बंगाल को अलग कर दिया जाए और बिहार और उड़ीसा का पार्ट एक बना रहे। तो उड़ीसा जो है वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ, जबकि 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई थी और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को शाही दरबार सजाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास पठार। रोहतास पठार की यदि हम लोग बात करें, पहले एक बार थोड़ा मैप हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा हम समझा पाए अच्छे से। कि जैसे देखिए ये ऊपर का जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ का है और नीचे का जो पार्ट है वो साउथ का, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट का पार्ट है। तो यदि हम रोहतास पठार की बात करें तो ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ये सिर्फ छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पठारी भाग बस इतना ही है हमारे पास। बिहार के पास जो पठारी भाग है उसी क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में आपको कैमूर और रोहतास का क्षेत्र मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, चूँकि यहीं पे है और पुराना तो हो जाएगा हमारा रोहतास पठार। उम्मीद करते ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जुलाई 2018 तक जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो देखिए बिहार के मैप को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि आजकल के प्रश्न जो हैं वो मैप से थोड़ा कवर हो जाते हैं। तो ये पटना जो आप देख पा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि 2018 में ऐसा कौन कौन सा जिला था जो बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है। ये क्वेश्चन है आपका। जुलाई 2018 तक जिला बिहार के, मतलब बिहार के जितने भी जिला हैं वो कितने जिलों से समबद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9।
कौन कौन सा है आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। ये 9 ऐसे जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना, एक पॉइंट यहाँ पे छूट चुका है, थोड़ा उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा ताकि उसे समझने में भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये जो आप इसमें क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें आपका जो है एक पॉइंट स्किप कर रहा है कि जुलाई 2018 तक जो है जिला यहाँ पे हो जाएगा आपका पटना। पटना जो है बिहार के कितने जिले को स्पर्श करती है, तो 9 जिला। नाम लिख लीजिए वो 9 कौन कौन सा है। तो 9 में आपका आ जाएगा आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग किस चीज से ढका हुआ है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। बी इज द राइट आंसर। कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। लेकिन निम्नतम का प्रथम पूछा है, निम्नतम में प्रथम हो जाएगा बिहार का, जबकि अधिकतम में साक्षरता में पूछता तो सबसे अंतिम में बिहार का हो जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में जूट का उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो जूट की यदि हम लोग चर्चा करें तो भारत में 1 नंबर पे आ जाता है पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पे आता है पूर्णिया का क्षेत्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय स्थान। 19 नंबर में बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। मतलब बिहार में किस प्रकार के उद्योग वगैरह ज़्यादा लग सकते हैं जिनका मांग भी बन सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। आपको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आपको कृषि पे आधारित उद्योग लगाने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होंगे ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का जो होगा त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में और अन्य प्रावधानों में से एक प्रावधान यह भी है कि वह राष्ट्रपति को अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 1 to 4 अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पिछली जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकार। इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं कि वर्ष 1953 ईस्वी में प्रथम पिछड़ी जाति वर्ग आयोग का गठन काका साहेब कालेकार की अध्यक्षता में किया गया था, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग आयोग का गठन की अनुशंसा की। तो 340 में जो है 340 आर्टिकल में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 315 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल
315 के अनुसार जो है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं उसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा आर्टिकल 315 में लिखा है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की यदि बात करें, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग की पद मुक्ति या उसके पद को हटाने के लिए राज्यपाल उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाएगा। तो उम्मीद करते ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और राज्यसभा से बनते हैं तो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 नियम हैं, जिसमें प्रत्येक वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 332 एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए 330 आर्टिकल में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो 330 में क्या है? SC/ST के लिए रिजर्वेशन है, किसमें? तो लोकसभा में। जबकि यदि विधानसभा में बात करें तो आर्टिकल 332 में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो उम्मीद करेंगे कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये 25 क्वेश्चन का सीरीज आपको आता रहे और बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन आप करते रहें, ताकि आपको समझना भी और आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग, एक होता है क्या कि जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने में क्रम तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए जो है क्वेश्चन का आप श्रृंखला रहेगा, 25 क्वेश्चन का आपका श्रृंखला है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। 10 से 15 से 20 मिनट में आपका एक 25 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार उसको आप रिवीजन कर लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेशेंस रखिए और सही से काम कीजिए। ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन दी 150 क्वेश्चन खत्म कर दिए, ये नहीं। पेशेंस रखिए ताकि सफलता आपको आसानी से मिले, कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी तक के लिए धन्यवाद।